एक्चुअल में प्रिपरेशन फेज होता कैसा है, और डेली सेम चीज़ करनी है आएगा, और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो। आपने ड्रीम देखा है ना, उसको अचीव करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाली है। मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप ये बता दो, आप लास्ट टाइम पे कैसे पढ़े थे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया, कैसे आप कंसिस्टेंट रहे, और पेपर के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे कैसे पढ़ें। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सच में एक प्रिपरेशन जर्नी से रूबरू करा देना चाहिए कि एक्चुअल में प्रिपरेशन फेज होता कैसा है और मेरा कैसा था। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए कि आई एम पूजा, BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली, और मेरी नीट 2024 में 626 मार्क्स स्कोर किया था मैंने, और ऑल्सो आई सिक्योर रैंक 119 एम्स BSc नर्सिंग एग्जाम। सबसे पहले मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल एवरेज लड़की जैसे थी, कि मतलब थोड़ा एवरेज से ज़्यादा मान लो, जिसके 85% प्लस मार्क्स आ रहे हैं और ठीक है, बस पढ़ रही है, इतना कुछ ध्यान नहीं देना है। मैं RVSE बोर्ड से थी, तो बस इतना ही था कि बस पास होना है, ऐसे था, कोई नीट वीट का कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा था कि मेरे को मेरे घर वाले नीट नहीं करवाएंगे। मेरे साथ में ये केस था ना कि मुझे फ़ोन चलाने का बहुत शौक था। मतलब मैं लिटरली ऐसे था मुझे सीरियल्स देखने, मुझे फैमिली ड्रामा देखने में, सीरियल्स देखने में बहुत मज़ा आता था। बस मुझे मौका चाहिए था फ़ोन मिलने का, तो कभी मम्मी का फ़ोन ले लिया, कभी दादा दादी का फ़ोन ले लिया, कभी पापा का फ़ोन ले लिया। तो मतलब मैं अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट करती थी। ठीक है, तो फिर है ना, जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने ड्रॉप्स लिए। ठीक है, फिर नीट 2023 का टाइम आया, तो नीट 2023 में मेरे 520 प्लस स्कोर हुआ था मेरा। फिर उससे पहले मैंने है ना कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैं सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रही थी। तो फिर है ना, जो सबने से सोचा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे पढ़े, क्या करें आगे, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो एक बार ऑफलाइन कोचिंग लास्ट अटैम्प्ट देखते हैं, जिसमें हम ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाएंगे। और ऑफलाइन में क्या है, थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, टीचर पढ़ाता है तो थोड़ा आपको पता चलता है कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे ऑनलाइन में हम भटक जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर सोचा गया कि अब चलो ऑफलाइन में पढ़ेंगे इस साल। तो मेरे पास भी ऐसा था कि हाँ, मेरे पास लास्ट अटैम्प्ट है 2024 के बाद में मैं नीट की तैयारी नहीं करूँगी, बस ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, इसमें मुझे अपना सिलेक्शन चाहिए। तो मैं भी बहुत मोटिवेटेड थी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, और उसके बाद में जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे थे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके आ रही थी। अब जैसे मैंने 2023 में 520 मार्क्स स्कोर करा था, तो मुझे चीज़ें आती थी। फिर भी मतलब 520 मार्क्स भी एक डिसेंट मार्क्स होता है, तो मुझे फिर भी चीज़ें आती थी, थोड़े थोड़े मेरे नोट्स भी बन रहे थे ऑनलाइन से। फिर मैं पढ़ती गई, जो मुझे नहीं आता था मैं टीचर से डाउट्स पूछती थी। जो मेरी जो कोचिंग का टाइम था वो मेरे शाम के टाइम का कोचिंग था, मतलब 2 बजे से मेरा कोचिंग था। उससे पहले पढ़ती थी, फिर उसके बाद में पढ़ती थी, मतलब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, तो मैं वहाँ पर भी पढ़ती थी। फिर आया लास्ट के 4 मंथ, जो जैसे अब आप लोगों का टाइम चल रहा है वैसे ही मेरा टाइम था, वो लास्ट के 4-5 मंथ आए। नॉर्मली आप पूरे एक साल में पढ़ते रहते हो बस, लेकिन जब वो लास्ट के जो 4-5 मंथ होते हैं ना, उसमें स्टार्ट होता है आपका पैनिक, क्योंकि उस टाइम पे आप देते हो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और जब मॉक टेस्ट देते हो तब आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता, तो और ज़्यादा पैनिक होता है। आप ये सोचते हो कि यार अब क्या होगा, अब कैसे स्कोर बढ़ेगा। हमारे टीचर ये बोलते थे हमसे कि कोई बच्चा अगर 300 पे है तो वो 600 पे जा सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ पढ़ना है। लेकिन कोई बच्चा अगर 500 पे है और उससे 600 के प्लस जाना है, तो उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि वो जो 500 वाला होता है ना, वो ऐसे सोच लेता है मुझे ये टॉपिक तो आता है, मुझे ये टॉपिक तो आता है, तो वो टॉपिक्स को इतने अच्छी तरह नहीं पढ़ता। जबकि 300 वाले को पता है कि मुझे कुछ नहीं आता अच्छी तरह, मुझे सब कुछ पढ़ना है। तो मेरे को ऐसा था कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लोग मेरे से कम वाले हैं उनका नंबर आ जाए और मेरा नहीं आए। तो मैं बहुत जी जान लगा के पढ़ती थी ऐसे। मॉक टेस्ट देती थी, तो फिर मॉक टेस्ट में क्या है ना, मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा था स्कोर, मैं बार बार, और फिर मैं ऐसे रोने लग जाती थी कि यार मेरा मॉक टेस्ट में इंप्रूव नहीं हो रहा है स्कोर, मैं क्या करूँ, मैं जबकि इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। जैसे आप डिप्रेस्ड हो रहे हो वैसे भी होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर पता है ये चीज़ समझ में आई कि आप बस लगे रहो, अपने आप चीज़ें होने लगेगी। पता है जो भगवान है ना, वो भी आपकी मेहनत ही देखता है। एक बार आप है ना बस लग जाओ, करते रहो, फल वो देता रहेगा। बस सबसे पहले है ना अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। तो फिर क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे मैंने अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली, मतलब मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी उसके साथ साथ मैंने अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी। तो मैं वहाँ के भी टेस्ट देती थी और यहाँ पे भी है ना जो कोचिंग के भी टेस्ट होते थे वो भी देती थी। और ऐसे मैं अपना पूरा रिवीजन करा लास्ट, मतलब मेरा ये रूटीन रहता था रात में सोने का, कि मतलब लास्ट के 3 to 4 मंथ में मेरा ये रूटीन था कि मैं रात में 2 या 3 बजे के अप्रॉक्स सोती थी, और फिर सुबह मैं 7-8 बजे के अप्रॉक्स उठ जाती थी। तो ये मेरा रूटीन रहता था। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात भर भी पढ़ लूँ, और मैं ऐसी भी नहीं है कि मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाऊँ। मतलब मुझे ऐसा है कि मैं
ऐसे थोड़ा लेट तक भी पढ़ सकती हूँ, थोड़ा लेट भी उठ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से सुबह जल्दी उठ जाऊँ, 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाऊँ, ऐसा नहीं था मेरा। तो मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाया लास्ट के 3 to 4 मंथ में कि मैं 3 बजे तक सोती थी और फिर 8 बजे तक उठती थी, ऐसा मेरा रूटीन था। तो मैं वैसे ही रूटीन, और ये रूटीन मैंने ना पेपर तक फॉलो किया है, मतलब लास्ट पेपर के दिन भी मेरा यही रूटीन था। एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप है ना अभी से रूटीन रखोगे ना, वही रूटीन लास्ट तक रखना, क्योंकि फिर अगर आपने वो बिगाड़ दिया ना तो फिर वो बिगड़ता ही चला जाएगा। फिर आपका ऐसे हो जाएगा कि यार मेरे को नींद आ रही है। अगर आप 4 बजे उठ रहे हो सुबह और आपकी ऐसी आदत है कि आप सुबह 4 बजे ही उठते हो, तो फिर आप हमेशा 4 बजे उठो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 2 बजे सो रहे हो, एक दिन 4 बजे उठ रहे हो। तो फिर अपनी मतलब नींद भी पूरी करनी है, लेकिन अपना रूटीन सेम रखना है। आपकी जो माइंड है ना उस हिसाब से डेवलप होता है, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस रूटीन को। तो आपको ऐसे ही करना है। लिटरली बता रही हूँ, मैंने लास्ट के 2 मंथ में अप्रॉक्स 34-35 टेस्ट दिए थे, और ये टेस्ट से ही मेरा मार्क्स इंप्रूव हुआ था। फिर उसके बाद में मेरे धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होने लगे। स्टार्टिंग में नहीं हो रहे थे, स्टार्टिंग में मैं अटक गई थी कि बस मेरे 570-580 के अप्रॉक्स आ रहे हैं और बढ़ ही नहीं रहे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मॉक देती गई, उनको एनालाइज करती गई। मैं बताऊंगी एक वीडियो में कि कैसे एनालाइज करना है आपको, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है पेपर का। तो फिर मैं जैसे जैसे मॉक देती थी वैसे वैसे मेरे बढ़ते गए, और फिर मेरे लास्ट में पेपर में 630 के अप्रॉक्स 620 ऐसे 600 प्लस 610 ऐसे मार्क्स आने लग गए थे। तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आने लगा, हाँ हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा हो जाएगा। फिर आता है पेपर का दिन, तो उस दिन भी हम सब कॉन्फिडेंट थे कि हाँ पूजा, तेरा एक गवर्नमेंट जीएमसी तो तुझे मिल ही जाएगी। हो गया पेपर, मैंने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, तो मेरे उस टाइम पे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे। मैंने काउंट करे थे तो मेरे 620 प्लस मार्क्स आ रहे थे। तो सब ऐसे थे कि हाँ जीएमसी तो मिल जाएगा। उससे पहले वाला ईयर था 2023 में 620 प्लस पे स्टूडेंट्स को जीएमसी मिल गया था। तो मैंने भी सोचा था कि हाँ मुझे भी मिल जाएगा। फिर आता है, मैं एकदम ऐसे थी कि हाँ अब तो पढ़ना नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है रिजल्ट का डे, और मुझे पता चलता है कि मेरी रैंक बहुत पीछे चली गई है, क्योंकि उस साल 2024 में जो 626 मार्क्स पे रैंक 30,000 के से भी पीछे चली गई थी, मतलब बहुत पीछे आ गई थी रैंक। तो मुझे लगा यार अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, और मैंने लिटरली पेपर से और रिजल्ट तक पूरा जो 1 महीने का गैप था उसमें मैंने किताब भी नहीं उठाई थी, क्योंकि ऐसे था अब पढ़ना नहीं है, अब छोड़ो। मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म पहले भरा था, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उसके लिए। फिर जब रिजल्ट आया उसके 3 दिन बाद में पेपर था, मुझे याद है 9 तारीख का पेपर था, ठीक है। फिर अब ऐसे आया कि यार अब तो पेपर देना पड़ेगा। अब ऐसे था कि यार 3 दिन है मेरे पास। फिर सोचा कि अब तो करना है, तो मेरे भैया ने, मम्मी ने, सबने कहा कि अब इसको ध्यान से करना है तुझे, अब तुझे इसमें सिलेक्शन चाहिए हर हाल में, क्योंकि अब हम, मुझे और मेरे घर वालों को सबको ये था कि अब तुझे किसी ना किसी अच्छी जीएमसी में जाना है। फिर आते हैं सबसे बड़ी चीज़, मेरे शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो लास्ट टाइम पे ऐसे काम आते हैं, मतलब जो मैंने अपने नीट की प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, वो मैंने लास्ट के 3 डेज में रिवाइज करा है पूरा। मतलब जो लास्ट के 3 दिन थे ना उसमें मैंने अपना पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज कर लिया था, जबकि मैंने 1 महीने से नहीं पढ़ा था। लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन पहले से थी, लेकिन शॉर्ट नोट्स इस टाइम पे मेरे इतने काम आए ना कि मैंने पूरी चीज़ें वापस रिवाइज कर ली। मैंने फिजिक्स को वापस रिवाइज करा शॉर्ट नोट से, फॉर्मूलाज से, और जो इंपॉर्टेंट जो कॉपी के क्वेश्चन थे उनको देखा कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं। वैसे केमिस्ट्री को रिवाइज करा, और फिर उसके बाद में बायो की एनसीईआरटीज में जो मैंने हाईलाइट्स करा की थी, और जो ट्रिक्स लिख रखी थी मैंने, एग्जाम्पल्स होते थे उनको ट्रिक्स से याद करती थी। तो जो मैंने ट्रिक्स लिख रखी थी वो सब, और ट्रिक्स आप जैसे आप भूलते नहीं हो ट्रिक्स, जैसे अभी भी मुझे वो ट्रिक्स याद है, क्योंकि आप जो ट्रिक बना लेते हो वो खुद ने बनाई हुई ट्रिक्स आप कभी नहीं भूलते हो। तो मैंने ऐसे उनको रिवाइज करा, और फिर मैंने अपना पेपर दिया। फिर उस टाइम पे मुझे ऐसे था कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि एम्स के पेपर नहीं मिलता है आपको, तो आपको ऐसे डाउट तो रहता ही है कि यार क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि आपको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आपको पता नहीं रहता एग्जैक्टली आपका कितने मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद में मेरा रिजल्ट आया और मेरी AIR 190 आई। फिर मैंने काउंसलिंग हुई और मैंने एम्स दिल्ली भर दिया। तो मैं आपको बस ये बोलना चाह रही हूँ ना कि लास्ट के 3 to 4 मंथ मैंने अपनी जी जान लगाई थी। 2024 में कुछ भी हुआ, मेरे को MBBS नहीं मिला, लेकिन अगर मैंने वो मेहनत करी लास्ट के 3 to 4 मंथ में तो मुझे एम्स दिल्ली की सीट मिली। मतलब आप ना अगर एफर्ट्स डालोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा। और मैं बोल रही हूँ ना कि अच्छा होगा, इसका मतलब है कि उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। आप जो डिसाइड करते हो, आप जो सोचते हो, वो थोड़ा आपको बुरा लगता है कि है ना जो मैंने सोचा था वो मुझे नहीं मिला, उसने है ना आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। और हमेशा उस पर बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे तैयारी करी थी ना, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने तैयारी नहीं करी, क्योंकि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले थे। अपने पेपर के टाइम पे जब मैंने नीट की तैयारी करी थी मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले थे, तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे एम्स मिला। मैं बता रही हूँ आपको कि आप जब दूर से देखते हो ना चीज़ें तो आपको ऐसा लगता है यार नर्सिंग है, लेकिन जब आप यहाँ आके देखोगे ना, जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में नर्सिंग है क्या।
आप पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको, आपके मम्मी पापा को और आपके भाई बहन जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपको क्लोजली आपसे कनेक्टेड हैं, उनके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं सच बताऊं तो सब लोग यही सोचते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। आप ये बताओ कि आप कितना दूसरों के बारे में सोचते हो। आप खुद भी तो जब किसी को देखते हो तो आप यही सोचते होंगे ना, यार मुझे भी इसकी तरह सिलेक्शन चाहिए, मुझे भी इतनी AR चाहिए। तो क्योंकि हम सब में एक वो मुझे भी वाला फैक्टर आ ही जाता है कि मेरे को भी ये करना है। तो अपने बारे में सोचो। लास्ट के 3 to 4 मंथ एकदम इतनी जी जान लगा दो ना, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा। उनके सपने हैं ना जो आपको अच्छी GMC में, एम्स में लेके जाने के बाद में ही उनको लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा कुछ अच्छी जगह पे है। तो पूरी जी जान लगा दो पढ़ाई में। ऐसे मत सोचो कि है ना मेन टॉपिक्स कर लेता हूँ। मैंने बताया है कि ये मेन टॉपिक्स पढ़ो, पर पढ़ना सब कुछ है। मेन टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हाँ उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उनको पहले करो, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि कोई को नहीं पता है कि पेपर कैसे आने वाला है। इसलिए सारे टॉपिक्स को पढ़ो। फिर लास्ट के 3 to 4 मंथ आपको कैसे पढ़ना है, रूटीन रखना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, उन सब की वीडियो में है ना आपको एक वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, और मैं उसका लिंक भी है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर लो और उस तरीके से पढ़ो। अब लास्ट के 3 to 4 मंथ जैसे मैंने अपना रूटीन सेम रखा था ना, वैसे ही अपना रूटीन सेम रखना है। डेली सेम चीज़ करनी है। अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी स्ट्रीक आपको तोड़नी नहीं है। एक बार आपकी स्ट्रीक टूट गई ना तो आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि छोड़ो, अब आज भी ऐसे मजे कर ही लेता हूँ। अगर आप 4 दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, लगातार 10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं सच बता रही हूँ आपको 5वें दिन फोन चलाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 5वें दिन फोन चला लिया तो आपको 6ठे दिन भी मन करेगा कि आप फोन चलाओ, क्योंकि आपकी स्ट्रीक टूट गई है। और आपका जो माइंड है ना वो ऐसे ही वर्क करता है। तो लास्ट के 3 to 4 मंथ जो 3 to 4 मंथ है ना, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में लग जाओ। और जो आपने ड्रीम देखा है ना उसको अचीव करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। वो आपकी लाइफ है और आपको ही उसे अचीव करना है। कोई और उसके लिए अचीव करने नहीं आएगा, और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो जो करना है ना बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल और एम्स BSc नर्सिंग, नीट और पैरामेडिकल, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालती रहती हूँ, और आपको चैनल पे उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। लास्ट के 3 to 4 मंथ अब लग जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाय।